अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि कितनी सारी स्टडीज और तहकीक हुई है कि जिसमें ये साबित हुआ है कि कोई रिश्ता नहीं है वैक्सीन और ऑटिज्म का, और किस तरह वेकफील्ड स्टडी के मुख्तलिफ टुकड़ों को अलग अलग देख कर भी ये चीज़ साबित नहीं होती कि कोई रिश्ता है वैक्सीन का और गट इन्फ्लेमेशन का, और कोई लिंक नहीं है गट इन्फ्लेमेशन और ऑटिज्म का। और इस जगह पर लोग काफ़ी हद तक सहमत हैं कि कोई लिंक नहीं है एमएमआर वैक्सीन और ऑटिज्म का। लेकिन अब भी कुछ खानदान हैं, कुछ फैमिलीज हैं जो कि इस मिथ को सच मानते हैं, इस झूठ को सच कहते हैं और सोचते हैं कि कैसे वो नतायज आए थे। अब एक दिलचस्प चीज़ हुई थी 2004 में, और ये काफ़ी अजीब और अनयूजुअल चीज़ थी किसी भी तहकीक या रिसर्च के लिए। तो 10 ऑथर्स, याद रहे कि इस तहकीक पर थे 13 ऑथर्स, तो इनमें से 10 ने रिट्रैक्ट कर लिया, यानी वापस ले लिया अपनी तहकीक को और अपनी कही हुई बात को, और कहा कि हमारी बात और हमारे कंक्लूजन्स जो थे वो थे गलत। लेकिन इनमें से 3 ऑथर्स जो थे वो ढीठ बने रहे। लेकिन ये जो 10 थे, इनके वापस होने की वजह से बहुत से लोग शकूक व शुबात का शिकार हुए कि क्यों कोई भी अपनी तहकीक और स्टडी को रिट्रैक्ट करेगा। तो इसी साल, क्योंकि ये एक अजीब सी बात थी और अजीब सी चीज़ हो चुकी थी, एक आदमी जिसका नाम था ब्रायन डियर, ये था एक रिपोर्टर और ये काम करता था एक अखबार के लिए। इसने तहकीकात शुरू की। ये एक सहाफ़ी था और इसने चीज़ों को देखना शुरू किया, और ये आदमी अपने काम के लिए बहुत मशहूर भी था। तो इसने सोचा कि ये इस वेकफील्ड स्टडी पर काम करे और जांच पड़ताल करे इसकी, और पता लगाए कि ये नतायज इसमें कैसे आए थे। और जो इसे पता चला वो काफ़ी हैरत अंगेज भी था। पता ये चला कि 1996 में वेकफील्ड स्टडी आने के 2 साल पहले एक ग्रुप था वकीलों का जो कि सू करना चाहते थे एमएमआर वैक्सीन बनाने वालों को या इसके मैन्युफैक्चरर्स को। इन वकीलों ने ये तय किया कि हम वेकफील्ड को बहुत सारा पैसा देंगे ये स्टडी शाया करने के लिए। तो इन्होंने दिया इसे बहुत सारा पैसा ऐसा करने के लिए, और जाहिर है कि ये वो बात है जो वेकफील्ड ने किसी से नहीं कही होगी। और एक और चीज़ जो पता चली वो ये कि एक साल बाद यानी 1997 में वेकफील्ड ने पेटेंट दिया था एक वैक्सीन के लिए, यानी इसने एमएमआर वैक्सीन की जगह एक दूसरी वैक्सीन बनाने और फिर इसका पेटेंट भी लेने की इसने कोशिश की थी। पेटेंट से मुराद है कि अगर मैंने कुछ इजाद किया है तो इसकी इजाद का हक और इसके राइट्स मेरे पास हों गवर्नमेंट की तरफ से। सनद हक इजाद कहा जाता है इसे। तो पेटेंट के लिए भी इसने की थी कोशिशें ऐसी वैक्सीन के लिए जो एमएमआर वैक्सीन की मुतबादिल वैक्सीन हो। जाहिर है ऐसा करना भी बहुत गलत है, क्योंकि अगर ये एक वैक्सीन पर अपनी स्टडी निकाल रहा है और इसे बता रहा है कि ये ठीक नहीं है और फिर खुद ही इसका ऑल्टरनेट भी दे रहा है, तो ऐसे में वेकफील्ड खुद ही काफ़ी गलत इंसान मालूम हो रहा है यहाँ। अब चलते हैं आगे। 2007 और 2010 के दरमियान तकरीबन 1.5-2 साल के लिए एक इन्वेस्टिगेशन हुई, तहकीकात हुई, और वो ये थी कि जनरल मेडिकल काउंसिल ने, इसमें होते हैं डॉक्टर्स भी और कम्युनिटी मेंबरान भी, और फिर ये देखते हैं अगर कहीं कोई गलत काम या गलत चीज़ हो रही हो और कोई भी डॉक्टर किसी गलत काम में मुलव्वस हो, और फिर ये तय किया जाता है कि क्या वो डॉक्टर वापस अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकता है या नहीं। तो इन्होंने की तहकीकात ब्रायन डियर के दिए हुए दस्तावेजात को देखा और फिर कुछ चीज़ें सामने आईं। सबसे पहली चीज़ जो आई वो था झूठ, यानी डिसऑनेस्टी। ये थे डिसऑनेस्ट और इन्होंने बोला था झूठ। दूसरा नुक्ता जो आता है वो है कि इन्होंने अपना माली मफाद किसी को नहीं बताया था, यानी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, जबकि इन्हें मौका भी मिला था ऐसा करने का। तीसरा नुक्ता था कि ये थे गाफिल या नेग्लिजेंट। इन्होंने अपनी स्टडी में ऐसी चीज़ें बताई जो कि थीं ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में, जो थीं गलत। गफलत का मुजाहरा किया गया था इनकी तरफ से, तो ये थे गाफिल। और चौथा ये कि ये थे अनस्किल्ड, या कह लें कि ये थे गैर हुनरमंद। ये बच्चों के डॉक्टर नहीं थे, ये एक जनरल सर्जन थे, तो इन्हें बच्चों पर ख़ास तौर पर ज़रूरत ही नहीं थी काम करने की और इस पर रिसर्च भी करने की और अपनी स्टडी पेश करने की। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इन्हें निकाल दिया गया मेडिकल रजिस्ट्री से, और लैंसेट, यहाँ पर इनका आर्टिकल शाया हुआ था जो कि है एक मेडिकल जर्नल, वहाँ से भी ये रिट्रैक्ट हो गया।
اب ایک اور چیز جو باقی رہ گئی تھی وہ یہ کہ کیسے 12 کے 12 بچوں میں تھی گٹ انفلیمیشن. تو کچھ ہسپتال سے وہ ریکارڈز بھی نکلوائے گئے اور دیکھا گیا، اور یہ بھی تھا مختلف اس چیز سے جو ویک فیلڈ نے رپورٹ کی تھی. مثال کے طور پر کچھ بچوں کی انٹسٹینز بالکل نارمل تھیں اور انہوں نے اپنی اسٹڈی میں رپورٹ کیا تھا کہ انہیں ہے انفلیمیشن. اور جب کسی وقت میں کچھ والدین نے کچھ علامات رپورٹ کی تھیں، لیکن چونکہ وہ اس کے کام اور خیالات کے ساتھ نہیں جا رہے تھے تو اس نے تاریخ اور وقت بھی بدل دیا تھا. تو جب ہسپتال کا ریکارڈ دیکھا اور وقت اور تاریخ کو میچ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا. تو اب اگر واپس جاتے ہیں اس اسٹڈی پر جو 12 بچوں پر ہوئی تھی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ صرف اور صرف جھوٹ تھا اور کوئی تعلق نہیں ہے ویکسین کا آٹزم سے، کیونکہ اس کے بعد ہونے والی ریسرچز میں بھی کوئی تعلق اور کوئی لنک نہیں نکلا ویکسین کا آٹزم سے. لیکن اس جھوٹ کے بلندے نے آج بھی کچھ فیملیز اور والدین کے دل میں ایک شک ڈال دیا ہے، اور وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ویکسین سے ہوتا ہے آٹزم اور ڈرتے ہیں ویکسین لگوانے سے. اور یہ چیز بہت سی ان وجہوں سے دور کر دیتی ہے جنہیں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے، جو اصل وجہیں ہو سکتی ہیں آٹزم کی. تو آج کے لیے اتنا ہی.